जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी के एचटी एग्ज़ाम डेट के अनुसार आज से जो कि 50 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं, 51वें दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं डेली आप सभी लोगों के लिए एचटीए की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराता हूं जो कि आप सभी के एचटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में केल्विन चक्र होता है। बात करें साथियों, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में केल्विन चक्र होता है, तो याद रखिएगा स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो कि केल्विन साइकिल होता है। यहाँ पे साथियों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो याद रखिएगा लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। और वही पूछ दे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो डार्क रिएक्शन की अभिक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो याद रखिएगा स्ट्रोमा में होती है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रारंभ में किस समय और किस रूप में फिक्स होता है। बात करा साथियों कैम प्लांट्स की कि कैम प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रारंभ में किस समय और किस रूप में फिक्स होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा जो भी कैम प्लांट होते हैं उनके रंध्र जो कि रात्रि के समय खुलते हैं और उनका अंतिम उत्पाद होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रात्रि में मैलिक अम्ल के रूप में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी के एग्जाम सिर्फ यही पूछ देता है कि जो कि कैम प्लांट का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड या फिर मैलिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबिस्को के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली गैस कौन सी है जो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को घटाती है। साथियों देखिए, मतलब सिर्फ इसी पॉइंट से है जो पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को घटाती है। पहला क्वेश्चन हो गया प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को क्या करती है, घटाती है। और दूसरा यदि क्वेश्चन पूछ देता प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को बढ़ाती है, तो जब बात आएगी घटाने की तो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता घटाती है वो ऑक्सीजन हो जाती है। और वहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को बढ़ाती है, तब याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों में से एक आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटीएस फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजरा को डार्क मिलेट कहा जाता है। बात करें साथियों डार्क मिलेट की, तो डार्क मिलेट याद रखिएगा जो फिंगर मिलेट होता है इसे डार्क मिलेट भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजोत्पादन हेतु बैगन की फाउंडेशन बीज श्रेणी के लिए पृथ्वीकरण दूरी कितनी होती है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि देखिए बीजोत्पादन हेतु बैगन की फाउंडेशन बीज के लिए जो कि पृथ्वीकरण दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 200 होती है। यदि जो कि सर्टिफाइड सीड की पूछे तो 100 होती है। तो फाउंडेशन सीड यानी कि 200 मीटर और जो कि सर्टिफाइड सीड 100 मीटर होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वहीं साथियों यदि मटर का पूछ लेता तो याद रखिएगा मटर का जो कि 50 हो जाता है फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का 25 हो जाता है। और वहीं यदि कॉटन का पूछ लेता, किसका, कॉटन का, तो 50 जो है कि फाउंडेशन सीड की दूरी हो जाती है और जो कि 30 ये जो कि सर्टिफाइड सीड की दूरी हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजे की परिपक्वता सूचकांक क्या है। बात करें साथियों
खरबूजे की परिपक्वता का सूचकांक की। तो याद रखिएगा, जो नेटिंग स्टेज होता है वो खरबूजे की परिपक्वता का सूचकांक होता है। और बात करें सॉलिडिटी, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछाता है लेट्यूस की परिपक्वता का सूचकांक कौन होता है। तो याद रखिएगा सॉलिडिटी होती है, यानी कि ठोसपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फसल में पर परागण 5% से अधिक होकर 30% तक पहुंच जाए तो इसे किस प्रकार का परागण व्यवहार कहा जाता है। बात करें साथियों, जब भी परागण 5% से कम होता है तो कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जब भी परागण जो कि 90% से अधिक होता है तो वह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन जब बात आती है पर परागण जो कि 5% से 30% तक पहुंच जाती है तो वहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात करें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आने वाले कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो याद रखिएगा अरहर, ट्रिटिकेल, तंबाकू, मिर्च, ये सभी जो कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रभावी एपिस्टेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी एपिस्टेटिस की विशिष्ट रूपात्मक अनुपात क्या है। बात करें साथियों प्रभावी एपिस्टेटिस की विशिष्ट रूपात्मक अनुपात की, तो प्रभावी एपिस्टेटिस को जो कि मस्किंग जीन एक्शन भी कहा जाता है। क्या कहता है, मस्किंग जीन एक्शन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 संबंधे 3 संबंधे 1 हो जाएगा। और वहीं जब क्वेश्चन पूछे कि जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, तो याद रखिएगा 9:3:3:1 हो जाती है। और जब पूछे डुप्लीकेट जीन एक्शन की विशिष्ट रूपात्मक अनुपात क्या हो जाती है, तो 15 संबंधे 1 हो जाती है। तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब इनहिबिटरी एपिस्टोसिस की बात करें तो 13 संबंधे 3 हो जाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का उपयोग मृदा विश्लेषण में किसे मापने के लिए किया जाता है। साथियों देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। क्या कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके विश्लेषण में, मृदा के विश्लेषण में। और किसे मापने के लिए किया जाता है, तो जब मृदा का विश्लेषण करना है तो किसे मापने के लिए किया जाएगा, तो याद रखिएगा सॉइल टेक्सचर की जो कि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, हाइड्रोमीटर का प्रयोग। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। तो बात करें साथियों हाइड्रोमीटर की, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थ घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। मृदा की बनावट को नापने की विधि कौन कौन सी होती है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मृदा के नमूनों को पानी में मिला लिया जाता है। सेकेंड रहता है मिश्रण को हिलाया जाता है ताकि सभी कण पानी में समान रूप से वितरित हो जाएं। और तीसरा पॉइंट क्या किया जाता है कि मिश्रण को एक निश्चित समय के लिए शांत रखा जाता है ताकि कण नीचे बैठ जाएं। अब जो कि हाइड्रोमीटर का उपयोग करके मिश्रण के घनत्व को मापा जाता है, किसके, सॉइल टेक्सचर के घनत्व को मापा जाता है। और पांचवा हो जाता है घनत्व माप से कणों के आकार का पता लगाया जा सकता है। तो अब आपको पता हो गया हाइड्रोमीटर का प्रयोग मिट्टी की विशेषता में किसको मापने के प्रयोग किया जाता है, सॉइल टेक्सचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा उर्वरक जिसमें 2 या अधिक प्रमुख पोषक तत्व होते हैं उसे कहा जाता है। एक ऐसा उर्वरक जिसमें 2 या अधिक प्रमुख पोषक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहा जाता है। क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहा जाता है। बात करें साथियों अन्य ऑप्शन की, तो देखिए दिया है मिक्स फर्टिलाइज़र यानी कि मिश्रित उर्वरक। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक उर्वरक को भौतिक रूप में, किस रूप में, भौतिक रूप में मिलाया जाता है तब हो जाता है मिश्रित उर्वरक। लेकिन कब, जब भौतिक रूप में मिलाया जाए। और स्ट्रेट फर्टिलाइज़र की बात करें
तो वे फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व की कम से कम एक मात्रा पाई जाती है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में आप सभी लोग को पता ही होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इनपुट को वर्तमान उपयोग में लगाने से जो सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग का लाभ छूट गया उसे क्या कहा जाता है। बात करें किसी इनपुट को वर्तमान उपयोग में लाने से जो सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग का लाभ छूट गया उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अवसर लागत कहा जाता है। क्या कहता है? अवसर लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत किसके बराबर होती है। बात करें साथियों सीमांत लागत की, तो याद रखिएगा औसत लागत और अंतिम इकाई की लागत का अंतर हो जाता है सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा सन 1912 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1912 ईस्वी में। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइजेंथेमम मुख्य रूप से किस विधि से प्रवर्धित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी क्राइजेंथेमम होता है मुख्य रूप से किस विधि से प्रवर्धित किया जाता है। तो याद रखिएगा मूल शूटर और टर्मिनल कटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? मूल शूटर और टर्मिनल कटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में जिंक की मात्रा होती है। बात करें जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में जिंक की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा 21% हो जाती है। कितनी आती है? 21% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्रमों की परिपक्वता के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो याद रखिएगा एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स और अल्टीसोल्स। तो ये राइट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिशरीज से है। और फिशरीज से आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने ही आने हैं कि ऐसी प्रवासी मछली जो समुद्र के खारे पानी में रहती है लेकिन मीठे पानी में प्रजनन करती है। रहने के लिए उसका आवास कहाँ पे है? खारे पानी में, लेकिन मीठे पानी में प्रजनन करती है। ऐसी मछली कौन सी होती है? तो याद रखिएगा एनाड्रोमस मछली कहलाती है। कौन सी मछली? एनाड्रोमस फिश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र को कितनी बार घूमना पड़ता है। बात करा है साथियों, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र को कितनी बार घूमना पड़ता है। तो याद रखिएगा 6 बार घूमना पड़ता है। कितना? 6 बार घूमना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं। बात करें साथियों प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद की, तो कौन सा होता है? ऑक्सीजन और हेक्सोज सुगर हो जाते हैं। कौन सा होता है? ऑक्सीजन और हेक्सोज सुगर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रति प्रकाश कण पर मुक्त होने वाली ऑक्सीजन की संख्या को क्या कहते हैं। बात करा है प्रकाश संश्लेषण में प्रति प्रकाश कण पर मुक्त होने वाली ऑक्सीजन की संख्या को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के प्रकाश अपघटन के लिए निम्न में से किन की उपस्थिति आवश्यक होती है। जल के प्रकाश अपघटन के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। तो याद रखिएगा मैग्नीज और क्लोरीन की। किसकी? मैग्नीज और क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बात करें साथियों ग्रेविटेशनल वाटर की, तो जो है कि 1/3 एटीएम पर उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। कैपिलरी वाटर की बात करें तो 1/3 से लेकर के 31 एटीएम तक उपलब्ध होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
अब लेबल वाटर की बात करें तो 1/3 से लेकर के 15 ATM तक उपलब्ध होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यह 15 ATM पर नहीं होता है बल्कि 60 ATM पर होता है। कितने में होता है? 60 ATM पे होता है। विल्टिंग पॉइंट जो होती है ये जो कि 15 ATM पे हो जाती है। तो इन सभी को याद रखिएगा, शायद इन सभी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि कितने पर पौधे पर उपलब्ध होता है? 1/3 ATM पर से कम पर उपलब्ध होता है। कैपिलरी वाटर जो होती है यही पौधों को प्राप्त होती है, लेकिन कैपिलरी वाटर जो होती है 1/3 से लेकर के 31 ATM तक उपलब्ध होती है। और अवेलेबल वाटर जो होती है यह 1/3 से लेकर के 15 ATM तक उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की विविधता शुद्धता जांच के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बात करें बीज की विविधता शुद्धता की जांच के लिए, जब भी साथियों बात करें बीज की शुद्धता की जांच के लिए तो याद रखिएगा ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। बीज की शुद्धता की जांच के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। और जब भी बात करें बीज की वाइबिलिटी टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद कर लीजिएगा। शुद्धता की बात करेगा तो ग्रो आउट टेस्ट हो जाएगा, और वाइबिलिटी की बात करेगा तो टेट्राजोलियम टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली पत्तियों के किनारे पर झुलसना और जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली पत्तियों के किनारे पर झुलसना और जलन होना तथा पौधों में फलों का अनियमित विकास इसके सबसे आम लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? तो याद रखिएगा पोटेशियम के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? पोटेशियम के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि बीमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो कि कृषि बीमा का प्रकार नहीं है? तो फसल बीमा होता ही है, पशु की बीमा भी होता है, कृषि ऋण बीमा भी होता है, लेकिन किसानों की व्यक्तिगत दुर्घटना व बीमारी, किसानों की व्यक्तिगत दुर्घटना व बीमारी से यदि उसकी मौत होती है तो यह कृषि बीमा के प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस को प्रयोग में लाया जाता है? बात करा है किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति की परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा टॉप क्रॉस का। किसका प्रयोग किया जाता है? टॉप क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। जब इनब्रेड लाइन में मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो उसमें जो टॉप का होता है उसे ले लिया जाता है, जिसे कहा जाता है टॉप क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समयुग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति कहलाती है। एक समयुग्मजी हो और स्वनिषेचित पादप की संतति हो वो कहलाती है प्योर लाइन सिलेक्शन, यानी कि शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? शुद्ध वंशक्रम कहलाती है। और ये लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय है। बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय क्या हो जाता है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये आप सभी कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एचटीए एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।